Hi guys, welcome once again City Public School. I am Vivek sir. Today we will discuss the third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler. Guys, in the last two classes we have discussed about the basic concept of Nazism and something about Hitler. गाइस, हमने देखा था लास्ट के दोनों क्लासेस में कि एक लड़का था जिसका नाम था हेलमुट, अपने बेड पे लेटा हुआ था। उसने सुना उसके पेरेंट्स कुछ बातें कर रहे थे कि उन्हें अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या तो खुद जा कर के सुसाइड कर लेना चाहिए। और उसके बाद उसके अगले दिन उसके पेरेंट्स मतलब उसके पापा फादर उसको जंगल में लेके जाते हैं, वहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं और नेक्स्ट डे आते हैं और अपने ऑफिस में अपने आप को शॉर्ट कर लेते हैं और डेथ हो जाती है उनकी। और उनका ब्लडी यूनिफॉर्म देख करके उनका लड़का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और कई दिनों तक वो बिना खाए रह जाता है। हमेशा उसको एक बात का डर सताया रहता है, कहीं उसकी माँ उसको पॉइज़न ना दे दें। उसके बाद हम ये भी देख चुके थे कि उस हेलमुट को ये तो पता तो नहीं था कि उसके फादर नाजी पार्टी के सपोर्टर हैं और हिटलर के सपोर्टर हैं, लेकिन हकीकत यही थी कि उसके फादर नाजी पार्टी और हिटलर के सपोर्टर थे। और उसके फादर को डर था कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एलाइज के साथ जो भी किया है, ज्यूज़ के साथ जो भी किया है, उनके साथ बहुत क्रूएल बर्ताव किया है, बिहेवियर किया है। और उसको डर था, उसके फादर को डर था कहीं वैसा ही एलाइज भी उनके फैमिली के साथ ना करें। इसी डर की वजह से वो जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया था इसमें कि मई 1945 में जर्मनी जो है वो सरेंडर कर देती है एलाइज के सामने, क्योंकि जर्मनी की हार होती है, हम आपको बता चुके हैं। और उसके बाद उसी हार के बाद जब जर्मनी सरेंडर करती है तो हिटलर और उसका जो सपोर्टर था, उसके साथ का मिनिस्टर था जिसका नाम था गोबल एंड हिटलर, ये दोनों लोग जा करके बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लेते हैं। हिटलर और साथ ही साथ गोबल दोनों जाके बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लेते हैं पूरी फैमिली के साथ। ये हमने देख लिया था। फिर न्यूमेरबर्ग में एक जो है प्रोसिक्यूट बनता है जो कि जर्मनी को पूरी वॉर का रिस्पॉन्सिबल बताता है और उसके बाद जर्मनी को पनिशमेंट देने की भी कोशिश करता है। हमने ये देखा था कि इसमें एक बहुत ही जर्मनी ने क्या किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शेडो में उसने बहुत ही ज़्यादा जीनोसिडल वॉर किया था, मतलब बहुत से लोगों को बिना मतलब का मार दिया था, जिसमें कि 2 मिलियन जिप्सीज थे, 6 मिलियन ज्यूज़ थे, 70,000 खुद उसके देश के नागरिक थे जो फिजिकली डिसेबल थे। ऐसे लोगों को मार दिया गया था और इसके लिए जो है इसको बहुत पनिशमेंट मिलने वाली थी। हालांकि एलाइज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जीतती है, लेकिन जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइज जीतती है तो वो उस तरीके का पनिशमेंट जर्मनी को नहीं देना चाहती है जिस तरीके का पनिशमेंट उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिफीट के बाद सहना पड़ा था। हम आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी एलाइज की जीत हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एलाइज की जीत हुई थी। एलाइज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीतने के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत हार्श पनिशमेंट दिया था और उसके बाद एक वर्सेल्स का ट्रीटी हुआ था, उसी के माध्यम से जो है फिर वॉर बंद हुआ था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्हीं हार्श पनिशमेंट की वजह से जर्मनी में एक बहुत ही क्रूएल पार्टी, बहुत ही ब्रुटल पार्टी जिसका नाम था नाजी पार्टी, वो सामने आती है। तो आइए देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। अब हम आज पढ़ेंगे द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। Germany, a powerful empire in the early years of 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against allies England, France and Russia. जर्मनी बहुत पावरफुल एम्पायर हुआ करती थी। कब? 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर में। 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर में मतलब कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम 1914 से लेकर के 1918 तक। उसमें ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी थी और ये किसके अगेंस्ट लड़ रही थी? जर्मनी एलाइज के अगेंस्ट लड़ रही थी, जिसमें कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया। हमने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, उसमें जर्मनी बहुत पावरफुल हुआ करती थी। वो ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके एलाइज के खिलाफ लड़ रही थी, वॉर में पार्टिसिपेट की थी। एलाइज में कौन कौन से कंट्री उस समय थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया।
All joined the war enthusiastically, hoping the gain from the quick victory. सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ वॉर में पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उनको लगता था कि बहुत जल्द ही हमारी जीत हो जाएगी। जल्दी से जीतने के चक्कर में, जल्दी से वॉर को अपने कब्जे में करने के चक्कर में, जीत के चक्कर में दुनिया भर की सारी देशें इस वॉर में कूद पड़ी थी। लिटल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, eventually draining Europe of all its resources. लेकिन किसी को पता नहीं था कि वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, वॉर बहुत लंबा खींचने वाला है। एक्चुअल में वॉर बहुत लंबा खींचा भी, 4 साल तक वॉर चलता रहा क्योंकि लोगों को लग रहा था, जो देश थे बहुत सारे, उनको लग रहा था कि 2-4 महीने में या कुछ ही दिनों में हम वॉर को जीत करके अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वॉर इतना लंबा चलने वाला है और इसी चक्कर में पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया। रिसोर्सेज की कमी हो गई, बहुत सारी कमी हो गई। कैसे हुई आइए समझते हैं। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। स्टार्टिंग में जर्मनी जीतती गई, इनिशियल गेन किया उसने। कैसे? ऑक्युपाई फ्रांस एंड बेल्जियम, फ्रांस और बेल्जियम को हरा करके। स्टार्टिंग में तो जर्मनी की जीत हुई, उसने फ्रांस और बेल्जियम को हराया। However, the Allies strengthened by the US entry in 1917. लेकिन एलाइज के पास बहुत ज़्यादा पावर तब आ गया जब एंट्री हुई सबसे बड़े पावर की, जिसका नाम था यूएस। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस ने एलाइज की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट किया, वन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 18। और जैसे यूएस ने एंट्री किया 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एलाइज की जीत हो गई और जर्मनी की हार हो गई और एक्सिस पावर की भी हार हो गई नवंबर 18 में, और इसी के साथ वॉर भी ख़त्म हुआ। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि जर्मनी स्टार्टिंग में बहुत पावरफुल नज़र आ रही थी, उसने फ्रांस और बेल्जियम को हराया भी, लेकिन जैसे ही यूएस की एंट्री होती है 1970 में, जर्मनी और उसके साथ ही जो भी थे सेंट्रल पावर में जितने भी देश थे, सभी लोगों की हार हो गई और एलाइज पावर की जीत हो गई। क्लियर है? द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। इस तरीके से जब जर्मनी की हार हुई तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाने का जर्मनी देश में। जर्मन के पॉलिटिक्स में एक नया अपॉर्चुनिटी मिला पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाने का। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किसे कहते हैं बेटा? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया है अपने डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में, पॉलिटी चैप्टर में। पार्लियामेंट किसे कहते हैं? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जिसमें पार्लियामेंट होती है, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इस टाइप की चीज़ें जो हमने पढ़ा हुआ है उस चैप्टर में, देखा हुआ है। तो उस केस में एक नया टाइप का गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला जर्मनी में, जैसे ही जर्मनी की हार हुई, क्योंकि इसके पहले डिक्टेटरशिप चलता था जर्मनी में। आपको बता दें कि डिक्टेटरशिप चलता था, लेकिन ऐसे जीतने के बाद एक मौका मिला वहाँ पे एक नए टाइप का गवर्नमेंट बनाने के लिए। अ नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर एंड एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। क्या हुआ कि जर्मनी एक नेशनल असेंबली बनी, कहाँ पे? वाइमर में। कहाँ पे बनी? वाइमर एक प्लेस था जर्मनी का जहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई एक फेडरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जर्मनी के हार के साथ ही जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई। डिप्यूटीज एंड वर नाउ इलेक्ट टू जर्मन पार्लियामेंट और राइखस्टैग ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वल यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। और उसके बाद जब नया डेमोक्रेटिक बनना था, नया डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट बनना था, तो उस केसेस में देखा गया कि जर्मनी के पार्लियामेंट में मीन्स राइखस्टैग, जर्मनी के पार्लियामेंट को राइखस्टैग बोला जाता है। जैसे हमारे देश के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोला जाता है, वैसे जर्मनी का जो पार्लियामेंट है उसे क्या बोला जाता है? राइखस्टैग। उसका नाम राइखस्टैग है। उस पर क्या हुआ? उसमें यूनिवर्सल वोट की बात की गई। किस वोट की बात की गई? यूनिवर्सल वोट की, जिसमें एडल्ट और वुमेन दोनों इंक्लूड थे। मतलब कि एक नए तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना शुरू हुआ। कहाँ पे?
जर्मनी में, जिसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे वो एडल्ट हों चाहे वो वुमेन हों, सभी लोगों को एक बराबर राइट दिया गया कि सभी को वोट देने का अधिकार है और एक नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का अधिकार है। दिस रिपब्लिक हाउएवर was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat and the end of the First World War। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ बन रही थी? ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बन रही थी जर्मनी में ही, और जर्मनी में ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली थी, लेकिन खुद जर्मनी के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। खुद जर्मनी के लोग भी ये सब चीज़ पसंद नहीं करते थे। जर्मनी के लोगों को ये नया गवर्नमेंट पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको लगता था कि जर्मनी को फोर्सली ऐसी चीज़ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद मिल रही है। एक्चुअली जर्मनी के लोगों को लगता था कि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हारने के बाद हमारे ऊपर इस तरह की गवर्नमेंट को इम्पोज किया जा रहा है। इम्पोज मतलब ज़बरदस्ती का हमारे ऊपर एक नया टाइप गवर्नमेंट बनाया जा रहा है, इसलिए जर्मनी के लोगों को ये खुद की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही थी। द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स विद द एलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि एक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहाँ पे एक ट्रीटी बना था, वहाँ पे एक ट्रीटी बना था। ये ट्रीटी मतलब क्या होता है? समझौता। एक ट्रीटी बना था जिसका नाम था वर्सेल्स ट्रीटी। क्या नाम था? वर्सेल्स ट्रीटी। और इसी वर्सेल्स ट्रीटी की वजह से क्या हुआ, एलाइज ने क्या किया था कि जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएट किया था, जर्मनी को बहुत अपमानित किया था वर्सेल्स के ट्रीटी में। तो आइए देखते हैं कि इस वर्सेल्स के ट्रीटी में क्या क्या था। मतलब वर्सेल्स के ट्रीटी का मतलब क्या है? वर्सेल्स एक प्लेस है जहाँ पे एक ट्रीटी हुआ था, मतलब समझौता हुआ था जर्मनी के बीच और एलाइज के बीच, एक्सिस पावर के बीच एंड एलाइज पावर के बीच, दोनों के बीच। क्योंकि एलाइज पावर की जीत हुई थी, जर्मनी की हार हुई थी, तो जर्मनी को जो है जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था। उस समझौते में बहुत अपमानित किया गया था, ह्यूमिलिएट किया गया था जर्मनी को। तो आइए देखते हैं कि उस समझौते में क्या था। उस समझौते के अकॉर्डिंग, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, जर्मनी लॉस्ट इन ओवरसीज कॉलोनीज, उसने अपने बहुत सारे कॉलोनी लॉस कर दिए। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अपने देश के 10th पॉपुलेशन को। 13% ऑफ टेरिटरीज, अपने देश के 13% टेरिटरीज को। 75% आयरन को। 26% कोल को। क्या किसको देना पड़ा? फ्रांस को देना पड़ा, पोलैंड को देना पड़ा, डेनमार्क को देना पड़ा और लिथुआनिया को देना पड़ा। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी की हार हुई थी, उसके लिए जब समझौता हुआ तो उस वर्सेल्स के ट्रीटी में जर्मनी बहुत कुछ हार गई। जर्मनी को अपना बहुत कुछ देना पड़ा, फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को और लिथुआनिया को। इसमें उसने अपने 13% टेरिटरीज को देना पड़ा, 75% आयरन को, जो उसका आयरन प्रोडक्शन होता था जर्मनी में, उसका 75% फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ा। अपने देश के 26% कोल प्रोडक्शन को फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ा। इस तरीके से जर्मनी को बहुत अपमानित किया गया और इसकी बहुत सारी चीज़ें वर्सेल्स के ट्रीटी के माध्यम से छीन ली गई और दे दिया गया किसको? फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को और लिथुआनिया को। द एलाइड पावर्स डेमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर। एलाइज पावर ने क्या किया? इस तरीके से एलाइज पावर ने जर्मनी के सारे पावर को वीक कर दिया, उसके पावर को ख़त्म कर दिया वर्सेल्स ट्रीटी के माध्यम से। क्योंकि इसके पास पावर क्या था? पावर तो कोल प्रोडक्शन था, कोल प्रोडक्शन होता था, आयरन प्रोडक्शन होता था, इसके पास टेरिटरीज ज़्यादा थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत सारी पॉपुलेशन को भी देना पड़ा, टेरिटरीज को देना पड़ा, आयरन प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, सभी चीज़ें इनसे छीन ली गई, तो इनका पावर क्या हो गया? बहुत कम हो गया। तो वर्सेल्स ट्रीटी के माध्यम से जर्मनी की पावर को बहुत ही कम कर दिया गया, वीक कर दिया गया। द वॉर गिल्ट क्लास हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द एलाइड कंट्रीज सफर्ड। और वॉर का पूरा जिम्मेदार जर्मनी को बनाया गया, रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ठहराया गया, और जितनी नुकसान हुआ था एलाइज का
उसका भी जिम्मेदार जर्मनी को ही माना गया। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे अ कंपेंसेशन अमाउंट ऑफ 6 बिलियन यूरो। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. Many Germans held the new Weimar responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. इस तरीके से जर्मनी को कंपेंसेशन देना पड़ा 6 बिलियन यूरो का, और उसके साथ ही साथ बहुत जिम्मेदार भी ठहराया गया, जर्मनी की आर्मी को जिम्मेदार ठहराया गया कि सारे वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल वो है। और लोगों ने इस नए वाइमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं किया। नए वाइमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि ये जो हमारे साथ गलत हो रहा है, इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार है क्या, वर्सेल्स का ट्रीटी, और यहीं से एक नया वाइमर रिपब्लिक बनता है जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है, इस वर्सेल्स की ट्रीटी की वजह से जर्मनी को बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, और शायद यही एक रीज़न था जिसकी वजह से नाजी पार्टी सामने आती है और हिटलर सामने आता है और एक अपने देश को, जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाने की कोशिश वो करता है। तो आइए समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि इन सब चीज़ों का वॉर में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और जब वॉर शुरू हुआ तो उस वॉर का जर्मनी के पॉलिटिक्स में एज वेल एज पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये सभी चीज़ हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।